नमस्कार दोस्तों, बागड़ा पब्लिकेशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सोनलाल बागड़ा। आज अपन हिंदी व्याकरण की ऑनलाइन क्लासें शुरू करने जा रहे हैं। अपन व्याकरण के जितने टॉपिक है उनका प्रत्येक टॉपिक का क्रमवाइज अध्ययन करेंगे। आज अपन शुरू कर रहे हैं हिंदी वर्णमाला और व्याकरण कोर्स। पहला टॉपिक है, आप लोगों का साथ होगा, साथ सहयोग होगा तो अपन आराम से आगे बढ़ते रहेंगे। अब अपन चलते हैं हिंदी शब्द। जो एक हिंदी शब्द है, ये कौन सी भाषा का है? हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है? तो हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है बच्चों? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी भाषा अपने भारत देश की है, क्योंकि हिंदी शब्द की बात करें तो हिंदी शब्द है फारसी भाषा का। ये सेकंड ग्रेड में आया था क्वेश्चन। फिर है हिंदी शब्द का अर्थ। हिंदी शब्द का अर्थ, हिंदी शब्द का अर्थ होता है हिंद का या राष्ट्र का। हिंद का या राष्ट्र का, ये हिंदी शब्द का अर्थ होता है। फिर है हिंदी शब्द की उत्पत्ति। हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से हुई है। कहाँ से हुई है? सिंधु शब्द से। क्योंकि ईरानी ईरान के जो लोग हैं वो स का उच्चारण है के रूप में करते हैं। स का उच्चारण है के रूप में करते हैं और ध का उच्चारण द के रूप में करते हैं। ईरानी लोग स का उच्चारण है के रूप में करते हैं और ध का उच्चारण द के रूप में करते हैं। इस प्रकार से सिंधु शब्द का निर्माण हुआ। अब हिंदू शब्द में उकारांत प्रत्यय हटाकर, हिंदू शब्द से उकारांत प्रत्यय हटाकर इकारांत प्रत्यय जोड़ने पर हिंदू शब्द से हिंदी शब्द का निर्माण हुआ। इस प्रकार हिंदी शब्द की उत्पत्ति सिंधु शब्द से मानी जाती है। अब है दोस्तों अपन चलते हैं हिंदी एक क्या है? हिंदी क्या है? हिंदी एक भाषा है। हिंदी क्या है? भाषा। अगर ऐसे पूछे कि राजभाषा कौन सी है तो भी हिंदी है, राष्ट्रभाषा पूछे तो भी हिंदी है, क्योंकि संविधान में हिंदी का राष्ट्रभाषा के रूप में कोई उल्लेख नहीं है, बल्कि हिंदी एक तरह की अपने देश की भाषा है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। कहाँ से हुई है? भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है कहना। तो भाषा में हम अपने मन के विचारों, मन के भावों को एक दूसरे के सामने लिखकर या बोलकर व्यक्त करते हैं, तो वो भाषा कहलाती है। अब है अपन लेते हैं भाषा की इकाइयां। भाषा की इकाइयां, अगर आपसे ऐसे पूछ ले कि भाषा की इकाइयां कितनी होती है, भाषा की इकाइयां कितनी होती है, तो भाषा की इकाइयां होती है 5। कितनी होती है? 5। तो बस देखना एक बार कि हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का अर्थ होता है हिंद का या राष्ट्र का। हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है सिंधु शब्द से, क्योंकि ईरानी लोग हैं वो स का उच्चारण है के रूप में करते हैं और ध का उच्चारण द के रूप में करते हैं। इस प्रकार सिंधु को वो हिंदू के रूप में उच्चारित करते हैं। हिंदू शब्द से उकारांत प्रत्यय हटाकर इकारांत प्रत्यय जोड़ने पर हिंदू से हिंदी शब्द का निर्माण हुआ। इस प्रकार हिंदी शब्द का निर्माण हुआ है। कि उकारांत प्रत्यय और इकारांत प्रत्यय क्या होते हैं? तो शब्द के अंत में स्वर होता है, शब्द के अंत में जो स्वर होता है उसी के हिसाब से उकारांत बन जाता है। तो ये हिंदू शब्द उकारांत है और ये हिंदी शब्द इकारांत है। अब है हिंदी क्या है? भाषा। हिंदी क्या है? भाषा।
भाषा शब्द की उत्पत्ति भाषा धातु से हुई है, इसका अर्थ होता है कहना। अब अपन आगे चलते हैं कि भाषा की इकाइयां कितनी होती है। भाषा की इकाइयां दोस्तों 5 होती है। भाषा की इकाइयां कितनी होती है? 5। वो कौन कौन सी होती है वो मैं बताने जा रहा हूँ। जो अपने ये ऊपर लिख रखे हैं ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, पद, वाक्यांश, वाक्य, शिरोरेखा, इनका उच्चारण में, ये सब बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं अपन भाषा की इकाइयां। भाषा की इकाई कितनी होती है? 5। सबसे पहले आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ये आपको जवाब देना है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? दूसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये है कि अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई। चौथा प्रश्न है, अर्थ की पूर्णता की दृष्टि से, अर्थ की पूर्णता या भावार्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई आपको बतानी है। फिर अगला है, भाषा की सबसे बड़ी इकाई या अंग, भाषा की सबसे बड़ी इकाई या अंग। फिर आगे है, भाषा की सबसे छोटी इकाई। ये 6 प्रश्न आपके सामने। सबसे पहले है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। मौखिक इकाई पूछे तब आपको बताना है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है अपनी ध्वनि। फिर अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, ये मौखिक इकाई है, ये लिखित इकाई है, वो होता है अपना वर्ण। फिर है, अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, वो होता है शब्द, क्योंकि शब्द से पहले वर्णों का या अक्षरों का अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है अपने शब्द। फिर है, अर्थ की पूर्णता या भावार्थ के आधार पर, भावार्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वो होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की पूर्णता की दृष्टि से या भावार्थ के आधार पर, क्योंकि वाक्य का पूर्ण अर्थ या भावार्थ निकल पाता है। फिर है, अगर ऐसे पूछ ले कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई या सबसे बड़ा अंग क्या होता है, तब भी दोस्तों वाक्य ही होता है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई या सबसे बड़ा अंग तो भी दोस्तों वाक्य ही होता है। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई बताओ क्या होगी यहाँ पर। याद आना दोबारा से कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे तब तो ध्वनि बताना है, और लिखित इकाई पूछे तब आपको वर्ण बताना है। बल्कि यहाँ पर ना तो मौखिक है और ना लिखित है, सीधा प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तब ऑप्शन में अगर आपके ध्वनि भी हो और वर्ण भी हो, अगर बात मौखिक होती तब तो ध्वनि बताते और लिखित होती तो वर्ण बताते, बल्कि मौखिक और लिखित दोनों नहीं है, तब आपको यहाँ पर ऑप्शन में दोनों हो, ए में ध्वनि और बी में वर्ण हो, तो आपको वर्ण ही बताना है। क्या बताना है?
वर्ण ही बताना है। ये तो हो गई भाषा की इकाइयां। अब मैंने पीछे बताया था कि भाषा की इकाइयां कितनी होती है, भाषा की इकाइयां कितनी होती है। तो भाषा की इकाइयां होती है 5। कितनी होती है? 5। वो 5 कौन कौन सी होती है? पहले है ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य। ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। क्या है? वाक्य। ये है आपकी भाषा की 5 इकाइयां। क्या है? भाषा की 5 इकाइयां। अब दोबारा से देखना, ये मैंने बता दिया। भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे तो ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो वर्ण बताना है। अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे, अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो अब आपको शब्द बताना है। अर्थ की पूर्णता या भावार्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो वाक्य बताना है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई या फिर सबसे बड़ा अंक पूछे तो वाक्य बताना है। फिर है भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर लिखित और मौखिक और ऑप्शन में अपने वर्ण और ध्वनि दोनों हो तो वर्ण ही माना जाएगा। फिर है भाषा की इकाइयां। भाषा की इकाइयां कितनी होती है? 5। कौन कौन सी? ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। ये हो गई अपनी भाषा की इकाइयां। अब लेते हैं अपन जो ऊपर लिख रहे हैं टॉपिक वो। अब ये जो व्याकरण के छोटे छोटे टॉपिक है पारिभाषिक शब्दावली के हिसाब से, तो ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, पद, वाक्यांश, वाक्य, शिरोरेखा, संयुक्ताक्षर, अनुनासिक, निम्नानुनासिक, व्यंजन द्वित्व, वर्ण नियोजन, वर्ण संयोजन, ये क्या होते हैं? इनकी परिभाषा क्या है ये आप अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं ध्वनि। जो ध्वनि मैंने बताया थी, ध्वनि आपको बताया हुआ है कि यह है अपने ध्वनि। क्या है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी, यह है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। ये तो हो गई अपनी ध्वनि की परिभाषा। अब ध्वनि सार्थक भी हो सकती है और निरर्थक भी हो सकती है। पशु पक्षियों की ध्वनि निरर्थक होती है और मनुष्य की ध्वनि सार्थक होती है। तो ध्वनि किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि कहलाती है। फिर लेते हैं अपन वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाता है। या फिर भाषा की सबसे छोटी ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसको लिखित रूप देने के बाद, टुकड़े करना असंभव हो, वो आपका वर्ण कहलाता है। क्या बताया मैंने? एक तो परिभाषा ये कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाता है। या फिर भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसको लिखित रूप देने के बाद टुकड़े करना असंभव हो, वो आपका वर्ण कहलाता है। फिर है अक्षर। अपना अक्षर
अक्षर किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं। तो देखो इधर, वह ध्वनि, वह ध्वनि या ध्वनि समूह, वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण जिह्वा के, जिनका उच्चारण जिह्वा के एक झटके के साथ किया जाता है, किया जाता है। वह ध्वनि, वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिनका उच्चारण जिह्वा, जीभ के एक झटके के साथ किया जाता है, वह आपका अक्षर कहलाता है। अब एक कह ये है और एक कह ये है, दोनों समान है, बल्कि एक के हलंत लगा देते हैं। तो ये कह अपना स्वर रहित है और ये व्यंजन स्वर सहित है, ये स्वर रहित है, ये स्वर सहित है। अब आपसे ऐसे पूछ ले, इन दोनों में वर्ण कौन सा है, इन दोनों में वर्ण कौन सा है और अक्षर कौन सा है, वर्ण कौन सा है और अक्षर कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अपन वर्ण को ध्वनि भी कह सकते हैं, वर्ण को क्या कह सकते हैं अपन, ध्वनि भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखना, जो स्वर रहित होता है, जो स्वर रहित होता है वो आपका वर्ण होता है, और जो स्वर सहित होता है वो आपका अक्षर होता है। क्या होता है, वर्ण रहित स्वर होता है और वर्ण, वो स्वर रहित वर्ण होता है, और स्वर सहित हो वो आपका अक्षर कहलाता है। तो इसको कहेंगे अपन वर्ण, इसको कहेंगे अपन अक्षर। अब ध्यान देने की बात यह है कि सभी वर्ण अक्षर नहीं हो सकते। क्या कहा मैंने, कि सभी वर्ण ध्वनि हो सकती है, सभी ध्वनियां वर्ण हो सकती है, सभी वर्ण, परंतु सभी वर्ण है वो अक्षर नहीं हो सकते हैं। सभी अक्षर वर्ण हो सकते हैं, सभी अक्षर क्या हो सकते हैं, वर्ण हो सकते हैं। अपन मतलब वर्ण को अक्षर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अक्षर को अपन वर्ण भी कह सकते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैंने बता दिया कि जो स्वर रहित होता है वो तो आपका वर्ण होता है, जो स्वर सहित होता है वो आपका अक्षर कहलाता है। ये वर्ण और अक्षर में दोनों में अंतर है। चलो ये तो हो गया। अब अपन आगे चलते हैं। अक्षर के बाद में आता है अपना शब्द। क्या आता है, शब्द। शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। एक ध्यान देने की बात अपन ये है कि दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को क्या कहते हैं अपन, शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। फिर है अपने पद। शब्द और पद में अंतर होता है थोड़ा सा, हालांकि शब्द पद भी होते हैं, क्योंकि शब्दों में और पदों में दोनों में अंतर होता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। किसे कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को ही पद कहा जाता है। या फिर वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होकर अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं,
वो पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद। तो वो देखना, वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहा जाता है, या फिर जो शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर, जो शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित कर लेते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं? पद। जब तक अलग अलग रहते हैं तब तक आपके शब्द रहेंगे, और वो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते ही फिर पद कहलाते हैं। फिर है वाक्यांश। फिर क्या है अपने? वाक्यांश। वाक्यांश किसे कहते हैं? अपने जैसे व्याकरण में आता है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो वो पूरा वाक्य नहीं होता है, वाक्य का अंश होता है। देखो इसका संधि विच्छेद अपन करते हैं वाक्यांश, तो इसका संधि विच्छेद होगा वाक्य प्लस अंश, वाक्य प्लस अंश। अगर यहाँ पर संधि देखते हैं तो ए प्लस ए बराबर आ हो गया, संधि दीर्घ संधि हो गई। तो वाक्य नहीं होता है, वाक्य का अंश होता है। तो ये वाक्य पूर्ण नहीं होता है, ये वाक्य का अंश होता है, तो वाक्यांश होता है। तो वाक्यांश किसे कहते हैं? कि दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो, वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, परंतु वाक्य का पूर्ण अर्थ का बोध नहीं कराते हैं। बोध नहीं कराते हैं मतलब दो या दो से अधिक शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, परंतु वाक्य का पूर्ण अर्थ का बोध नहीं कराते हैं, तो होता अपना वाक्यांश। फिर है वाक्य। फिर क्या है? वाक्य। ये तो आपको पता है, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। फिर है शिरोरेखा। क्या है? शिरोरेखा। शिरोरेखा क्या होती है बच्चों? शिरोरेखा होती है कि शब्दों को लिपिबद्ध करने के लिए उन पर जो रेखा खींची जाती है वही अपनी शिरोरेखा कहलाती है। क्या है? शिरोरेखा मतलब शिरो का अर्थ सिर के ऊपर रेखा, तो होता है कि शब्दों को लिपिबद्ध करने के लिए, लिपि में लिखने के लिए, लिपि में जोड़ने के लिए उनके ऊपर या शब्दों के ऊपर जो रेखा खींची जाती है वो अपनी शिरोरेखा कहलाती है। ध्वनि की परिभाषा हो गई, वर्ण हो गया, अक्षर हो गया, शब्द की परिभाषा, पद, वाक्यांश, वाक्य, शिरोरेखा। अब इसके बाद में आता है अपने संयुक्ताक्षर। अब संयुक्ताक्षर वर्ण कौन से होते हैं वो तो अपन वर्णों में पढ़ेंगे, बल्कि यहाँ पर अपन केवल परिभाषा पढ़ रहे हैं। तो संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? इसके नाम से ही पता चलता है। संयुक्ताक्षर का संधि विच्छेद होगा संयुक्त प्लस अक्षर। क्या होता है बच्चों? संयुक्त प्लस अक्षर। तो इसका मतलब है कि जो मिले हुए अक्षर होते हैं वही संयुक्ताक्षर है, जो मिले अक्षर होते हैं वही क्या है? संयुक्ताक्षर है। तो संयुक्ताक्षर व्यंजन क्या होते हैं? अगला है अपना संयुक्ताक्षर। अगर इसका अपना संधि विच्छेद करते हैं तो संयुक्त प्लस अक्षर हो जाएगा, मतलब मिले हुए अक्षर। वे व्यंजन अगर अपने यहाँ पर अनुस्वार नहीं लगाते हैं तो इस व्यंजन का अर्थ होता है पंखा। व्यंजन का अर्थ क्या होता है? पंखा। और इस पर अनुस्वार लगाते हो गया आपका व्यंजन। व्यंजन का अर्थ होता है वर्ण या पकवान। तो वे व्यंजन जो एक से अधिक
एक से अधिक वर्णों के संयोग से बनते हैं मतलब वे व्यंजन वर्ण जो एक से अधिक व्यंजन वर्णों के संयोग से मिलकर बनते हैं वो अपने संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। ये संयुक्ताक्षर अपने ये है आपका क्ष है। क्या है? क्ष। क्या है? क्ष। तो ये संयुक्ताक्षर व्यंजन है। क्या चीज है? संयुक्ताक्षर व्यंजन। तो ये दो व्यंजन वर्णों से मिलकर बना है। क प्लस स। अब इसमें ये एक व्यंजन हो गया, ये एक व्यंजन वर्ण हो गया।